हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने देखा सौंदर्य क्या होता है। सौंदर्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि अपने मन की ही वस्तु है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने बताया कि कोई वस्तु है वो कब सुंदर कहलाएगी, जब मनुष्य उसको देखते हुए अपनी सत्ता के क्रोध का जितना अधिक विसर्जन कर देगा, उस वस्तु के साथ में तदाकार हो जाएगा, उतनी ही उसके सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी और वो वस्तु है उतनी ही सुंदर कही जाएगी। इसीलिए कविता है दोस्तों, वो मनुष्य की सौंदर्य वृत्ति को बढ़ाती है। वो जितनी बाहरी चमक दमक का, रूप का बखान करती है, उतना ही अंदर की वृत्तियों का, अंदर के गुणों का भी चित्रण करती है। कविता में दोस्तों कोई भी शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, धर्म अधर्म, उपयोगी अनुपयोगी नहीं होता है, बल्कि कवि दोस्तों जहाँ पर सौंदर्य पाता है वहीं से ही उस सौंदर्य को उठा लेता है, काव्य में चित्रण कर देता है। कवि तो सुंदर असुंदर की बात करता है। तो ये आचार्य शुक्ल ने सुंदरता को लेकर के कविता में विचार किए हैं। इसके बाद में हमने चमत्कारवाद की, कविता में चमत्कारवाद है वो क्या होता है। तो दोस्तों शुक्ल ने बताया है कि जो व्यक्ति कविता का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन मानते हैं तो वो चमत्कारवाद से परहेज नहीं करेंगे। उनके लिए उक्ति वैचित्र्य जिसमें कोई रस की धारा नहीं है, भावना का कोई सार नहीं है, वही दोस्तों उनके लिए काव्य है। लेकिन ऐसी सरस उक्ति, सहज सरल भाव से लिखी गई उक्ति जिसमें कोई उक्ति वैचित्र्य, अलंकार, चमत्कार, वर्ण विन्यास, वक्रता नहीं है तो उसको वे काव्य नहीं मानते हैं, जबकि सहज होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल वक्रता को भी उतना ही मानते हैं जो दोस्तों भाव के आवेश के अंतर्गत हो। ऐसी उक्ति वैचित्र्य जिसमें भावना नहीं हो, रस में बाधा पड़ रही हो, केवल कवि के कला कौशल की तरफ है श्रोता या पाठक का जो ध्यान खींचे, उसको आचार्य शुक्ल काव्य नहीं मानते हैं। उसको वो क्या है, सूक्ति की संज्ञा देते हैं। तो चमत्कार दोस्तों होना चाहिए, अनूठा वर्णन, अलंकारों का प्रयोग भी होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक, भाव के आवेश की सीमा पर। जिस स्तर का भाव है उसी स्तर का चमत्कार होना चाहिए, वरना काव्य का जो सुंदरता है, काव्य की जो प्रकृति है दोस्तों, वो बदल जाएगी और वो सूक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो चलिए आज हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कविता की भाषा को लेकर के। तो कविता की भाषा पे आचार्य शुक्ल ने क्या विचार किए हैं उनको चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों प्रत्येक दिन कविता क्या है कि क्लास आई है, आपने क्या क्या कमेंट किए हैं। यदि आपको पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास भी लगातार चल रही है, तो उसको भी आप देखिए, आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका सारा मिलेगा। तो चलिए कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। आचार्य शुक्ल ने हमने पढ़ा था कि काव्य में अर्थ ग्रहण ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। जब कविता को पढ़ते समय हमारे मानस पटल पर एक संश्लिष्ट चित्र है वो बन जाए, एक स्पष्ट सा चित्र है वो किसी वस्तु का बन जाए, तो उसको दोस्तों हम क्या है, बिंबात्मक वर्णन कहते हैं। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। यानी कि गोचर दोस्तों क्या है, जो देखी जा सके, जिसकी मूर्ति बनाई जा सके, ठीक है, जो आँखों से
देखी जा सकती है। यानी मूर्त वस्तुओं का यदि जिसमें जितना ज़्यादा चित्रण होगा तो वो वस्तु उतनी ही गोचर होगी। रूपों का विधान अधिक होता है, वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। जो हमारे आसपास के दोस्तों चित्र होंगे, आसपास के वर्णन होंगे, आसपास के मूर्त विधान व्यापार होंगे, तो उनकी मूर्ति हमारे मानस पटल पर स्पष्ट रूप में अंकित हो पाएगी और हमारे भाव की धारा है वो उतनी ही अधिक आ पाएगी। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। यानी दोस्तों जहाँ पर कवि अमूर्त विचारों को भी कविता के माध्यम से प्रकट करता है तो वहाँ पर भी लक्षणा का दोस्तों क्या है, लक्षणा व्यंजना आदि का सहारा लेकर के उन व्यापारों को मूर्त व्यापारों में बदल देता है। समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है। समय बीता जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, समय बीतना देखा नहीं जा सकता है, लेकिन समय भागना, भागने की क्रिया दोस्तों क्या है, देखी जा सकती है। तो यहाँ पर अमूर्त को उसने क्या है, अमूर्त क्रिया को यहाँ पर उसने दृश्य क्रिया बना दिया है, मूर्त क्रिया बना दिया। कहना वह अधिक पसंद करेगा। किसी के काम से हाथ खींचना, तो खींचना यहाँ पर मूर्त है। किसी का रुपया खा जाना, ये भी यहाँ पर मूर्त है। कोई बात पी जाना, तो ये भी यहाँ मूर्त है। दिन ढलना, डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई हैं। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाव तुम धारा। कि वो भूमि धन्य है, वो वन धन्य है, वो रास्ता धन्य है जहाँ पर हे नाथ तुमने पांव धरे हैं। तो ये तुलसी की पंक्ति है। आपसे ये पंक्ति देकर के पूछी जा सकती है कि कविता क्या है, निबंध में उपरोक्त पंक्ति किस कवि से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, तो ये भी दोस्तों क्या है, तुलसी की पंक्ति है। चुनरी चारू चुईसी परे, तो ये भी तुलसी की पंक्ति है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, तो ये दोस्तों क्या है, पद्माकर की है प्रसिद्ध पंक्ति। वृंदावन बागन पे बसंत बरसों पर है, पद्माकर की पंक्ति है। हों तो श्याम रंग में चोराए चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरो पे निचोरत बन्यो नहीं। कि श्याम के रंग में इतनी कोई गोपी है बन गई है कि क्या है, निचोरा नहीं जा रहा है। उसका जो हृदय है दोस्तों वो इतना डूब गया है कि उस पर अब क्या है, उसका जो रंग है वो निचोड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या है, पद्माकर की उक्ति है। ऐहो नंदलाल ऐसो व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जोरे जाएगी। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाका बिनु धोरे धोरी जाएगी। तो ही लगी चैन जोलो चेत ही ना, चंद्रमुखी चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चुर जाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। क्या है, वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, जिससे कि क्या है, कोई अमूर्त भाव है उसको मूर्त व्यापार में बदल जाए, उसका पूर्ण चित्र है वो हमारे मस्तिष्क पे बन जाए, तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए, व्यंजना प्रकट करने के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। तो लक्षणा के माध्यम से दोस्तों कवि क्या करता है, अमूर्त व्यापारों को, अगोचर व्यापारों को गोचर बना देता है, मूर्त बना देता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है
भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है, उसमें जाति संकेतों शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप से व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। अब इसको भी आचार्य शुक्ल अपने तरीका से समझाएंगे, उसे हम आगे देखेंगे कि जाति संकेत शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कहते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन नहीं होते हैं। भाई मूर्ति जब आएगी जब कोई एक स्पष्ट बात पे हमारा ध्यान जाएगा, मन जाएगा कि भाई ये उसकी बात हो रही है, ठीक है, तब जा कर के हमारा क्या है ध्यान आएगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि मोहन आ रहा है, ठीक है, तो मेरी क्या है मोहन की प्रतिमा है वो मेरे मस्तिष्क में बन जाएगी। और यदि यूँ कहा जाए कि सब आ रहे हैं, सब यार दोस्त आ रहे हैं, तो दोस्तों मैं सोच नहीं पाऊँगा किसकी मैं बनाऊँ किसकी नहीं बनाऊँ। सब में तो क्या है मोहन सोहन रोहन सब आ सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं, तो किसकी बनाऊँ। तो यही यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर क्या है जाति संकेत, जिनसे बहुत सारी चीज़ों का एक साथ बोध होता है। जिन शब्दों से, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे क्या है बहुत सारे व्यापारों को एक साथ सा बोध हो जाता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो कविता में उन शब्दों की बजाय विशेष रूप से जो व्यक्ति व्यापार करने वाले हैं उन शब्दों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। ये मूर्त विधान के प्रयोजन नहीं होते। किसी ने ये कही जा सकती है कि भाई कविता में जाति संकेतों का प्रयोग है वो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा कि वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना दपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। भाई मान लीजिए किसी पत्नी पे कोई पति अत्याचार करता है तो वहाँ तो क्या है मारना पीटना आ गया। किसी बालक पे कोई टीचर है वो अत्याचार डांटना डपटना आ गया। बड़ा लूटना पाटना, मान लीजिए कहीं पर क्या है किसी जनता पर अत्याचार हो रहा है तो क्या होता है कि सैनिक हैं वो लूट रहे हैं, क्या डाकू वगैरह है उसको क्या है लूट पाट रहे हैं। तो अत्याचार के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों का एक मिली जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप खड़ा नहीं होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं हैं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है दोस्तों, जो किसी विशेष जगह, विशेष शास्त्र में, विशेष विषय में काम आती है उसे कहते हैं पारिभाषिक। यह किसी विषय की अपनी शब्दावली होती है। शास्त्र मीमांसक, जैसे कि कोर्ट कचहरियों की दोस्तों अपनी अलग शब्दावली है। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली अलग है, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली अलग है। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चला लेता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने में नहीं उलझता है। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है वहाँ वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनी कुछ विशेष वस्तुओं और व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत ना जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए। तो अत्याचार कहने से क्या हुआ कि हमारे मस्तिष्क में पता नहीं डांटना डपटना है या फिर लूटना पाटना है या फिर मारना पीटना है, क्या है,
तो कोई भी व्यापार, शायद ऐसा हो सकता है कोई भी व्यापार हमारे रूप में स्पष्ट नहीं हो पाए कि भाई किस तरह का अत्याचार हो रहा है, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति ना हो। उपर्युक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि उनका दोस्तों काव्य में पारिभाषिक शब्दावली में किसी विषय विशेष में संदर्भ में उनका अर्थ है वो अलग होता है, विशेष होता है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतितत्व दोष माना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत शानदार है, बनने लायक है कि हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को काव्य में कौन सा दोष की संज्ञा दी है। तो ग्राम्यत्व दोष, अक्रमत्व दोष, अप्रतितत्व दोष, ठीक है, दुष्कर्मत्व दोष। तो ये क्या है, अप्रतितत्व दोष है। पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व करने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटा करके लिखी हैं। यानी कि प्रेम में प्रेम का किस तरह से प्रेम करते हैं और अदालत में किस तरह से वकील और वो अदालत की कार्रवाई होती है, उन दोनों में समानता दिखाते हुए प्रेम फौजदारी नाम की पुस्तक में क्या है, कवित्व लिखे हैं। एक तरफा डिग्री, तनखी है, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले भी वाहवाह कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेतों को उठाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ये वचन लीजिए, जेहि निशि सफल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जन जागै। इस माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान, इसमें क्या है, तुलसीदास की पंक्ति में माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। तो ये पंक्ति देख करके पूछी जा सकती है कि इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अज्ञान में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा, माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी यूँ सामने रखते हैं, ढासत ही गई बीत निशा सब कबू न नाथ नींद बर सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना करके अपनी दशा में मग्न रहता है। विपत्ति की कुछ भी भावना ना करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरित हरित तृण बलि पशु, यानी कि जो बलि का जो पशु होता है जिसकी बलि दी जानी होती है वो क्या है, चरे हरित, हरे हरे क्या है, तिनकों को हरा हरा जो चारा है उसको क्या है, खाता रहता है, का इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। तो कैसे लोगों को, जो अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए मग्न रहते हैं अपनी दशा में, उनको क्या है कि वही भविष्य है वो क्या है, एक कसाई की तरह आ रहा है और तुम पर क्या है, वो अपना घर सा है वो चलाएगा, लेकिन तुम क्या है, हरे चारे को चरते हुए में मग्न हो, यानी अपने भोग विलास में ही तुम क्या है, मग्न हो। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्रण लिया है। यद्यपि उनके इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। कि भाई ईश्वर का भारी अनुग्रह क्यों कहा है, क्योंकि मान लीजिए यदि आपको पता चल जाए तो आप उस स्थिति को कैसे संभालेंगे, आप चिंता से ही शायद मर जाएं। यदि जो पशु बांधा गया है बलि के लिए, यदि उसको पता चल जाए कि भाई मेरी बलि तो देने वाले हैं, मैं मरने वाला हूँ, तो वो कितने बचने का दोस्तों प्रयास करेगा। इसीलिए उसको पता नहीं चले, इसीलिए उसको क्या है, बहलाने के लिए हरा चारा है वो डाल दिया जाता है। उस बलि पशु को देख आज ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। तो ये पोप की कविता का दोस्तों क्या है, अनुवाद है।
उस बलि पशु को देख आज जिसका तू रे नर, अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर, होगा उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता, आगम का अज्ञान इसका परम अनुग्रह। तो ये किसकी कविता है? ये पंक्ति दे करके आपसे पूछा जा सकता है। आगम का अज्ञान यानी कि भविष्य का क्या है, उसे अज्ञान है, इसका ये परम अनुग्रह है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन के द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है तो वह कहेगा तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यानी सीधे सीधे नहीं कहेगा, लक्षणा के माध्यम से दोस्तों कहेगा, जिससे कि उसकी क्या है, मूर्तता उसकी विशेष रूप से क्या है, उसकी व्यंजित हो जाएगी। यह ना कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। अब विवाह शब्द के अंतर्गत ना जाने कितने विधि विधान हैं जो सबके एक बार की मन में भी नहीं आ सकते, अतः और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। तीसरी विशेषता है कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे और नीरस्तरुरी है विलसती पुरते का भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आ रहा है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। काव्य कैसी कला है? व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ ना कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्ति विधान, लय, अंत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। यानी कि वर्ण विन्यास वक्रता कविता में क्या पैदा करती है? नाद सौंदर्य पैदा करती है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले गए हैं कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भावशून्य हो गई है। उसमें अनुप्रास की लंबी झड़ी, वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा या का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई है। यानी क्या है? जैसे कि देव कवि में अनुप्रास का क्या है? अत्यधिक झुकाव मिलता है। अनुप्रास अलंकार की उन्होंने झड़ी बांधी है, तो वो क्या है, थोड़ा सा नान सौंदर्य तो पैदा होता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा जो अनुप्रास है वो क्या है, किसी चीज़ को कविता को क्या है, बहुत ही ज़्यादा बनावट या कृत्रिम बना देता है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि कविता की आयु किससे बढ़ती है दोस्तों? अलंकारों से, नाद सौंदर्य से। ठीक है, तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु है वो बढ़ती है। ऐसी बहुत सी दोस्तों जो गाना है, जिसकी मान ली कोई आपका गाना है जिसकी धुन बहुत बढ़िया है, हमें पसंद आती है सभी लोगों को, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत दिनों तक चलता है, उसको कभी कभार हम गुनगुना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे गानों क्या है जिसे हम सदाबहार गाने कहते हैं, तो वो क्या है, उनकी धुन क्या है, सभी के मन को अच्छी लगने वाली है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। आपका आदिकाल का जो परमाल रासो है, जगनिक का लिखा हुआ, वो क्या है, इसी प्रकार से चला आता हुआ, क्योंकि उसमें क्या, उसकी धुनी ऐसी है। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त से रहकर गुनगुनाया करते हैं। माधुर्य गुण क्या होता है दोस्तों? शब्दों का क्या है, अच्छे लगते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, अर्थ क्या है ये समझ में ही नहीं आता है। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं
वे छंद को पकड़े रहते हैं। जो छंद को भी फालतू समझते हैं वे लय में लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इस विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं कि भाई अंग्रेजी में यहाँ पर क्या है, शुक्ल ने ब्लैंक वर्स यानी मुक्त छंद की तरफ है वो थोड़ा सा आलोचना का पुट दिया है कि भाई अंग्रेजी कविता जहाँ पर क्या है, नाद सौंदर्य की, अंत्यानुप्रास की या फिर क्या है, लय की थोड़ी सी कमी है, उसके कारण उसकी देखा देखी उसका अनुकरण करने के कारण हमारी कविता में तो पूरी संभावना है नाद की, तो हम उस अपनी कविता को यानी कि छंद के बंधन को नहीं तोड़ सकते। छंद में ही क्या है, पूरी लय और नाद सौंदर्य पैदा होता है। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कई कई व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। कई बार छंदों में दोस्तों क्या है, सीधे सीधे नाम ना लेकर के उससे क्या है, उसके कर्म का, उसके रूप या गुण संबंधित दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है, वो रख दिया जाता है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि भाई छंद में मात्राओं के हिसाब से या फिर वर्णों के हिसाब से इस शब्द को यहाँ पर क्या है रखा गया है, लेकिन दोस्तों उसका क्या है और उद्देश्य है प्रकट होता है। क्या, सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है कि नाम का जो प्रयोग है दोस्तों, नाम के स्थान पर रूप गुण कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार क्यों किया जाता है, कृत्रिमता बचाने के लिए। मनुष्य के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्य के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे यदि कोई मनुष्य दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो वो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, यानी कि दोस्तों क्या है, मुर नामक राक्षस का क्या है वध करने वाला, कंस निकंदन, कंस का क्या है वध करने वाले आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों को मारा जाना देखकर उसे अपनी रक्षा की आशा होती है, ना कि उसका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहकर अधिक अर्थसंगत है। क्योंकि गिरधर क्यों है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, आपत्ति से ब्रजवासियों को बचाया था, इसलिए कोई आपत्ति आ रही है तो उसे क्या है गिरधर कह करके पुकारो। मीरा भी क्या है गिरधर कह करके उनको पुकारती है। ठीक है, तो जिस प्रकार का प्रकरण हो, जैसी स्थिति हो, उसी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो अब हम दोस्तों अलंकार पे चर्चा करने वाले हैं कि अलंकारों की कविता में कहाँ तक प्रासंगिकता है, कितने स्तर तक अलंकार होने चाहिए और कहाँ पर अलंकार हैं वो सुंदरता की बजाय सुंदरता के घातक बन जाते हैं। कविता में भाषा की शब्द शक्तियों का काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष तक पहुँचाने के लिए कभी कभी वस्तु का आकार या गुण बहुत बड़ा करके दिखाना पड़ता है। कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मशाली और वस्तुओं के सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। तो अलंकारों को दोस्तों क्या है, उक्ति वैचित्र्य वगैरह को, जो भी आपके बाह्य उपादान हैं उनको क्या है, इन्होंने मनोरंजन हुआ तो उनको क्या है साध्य ही, साधन ही माना है, साध्य नहीं माना है।
साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, ब्याज स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में जैसे अनुप्रास लाए जाते हैं। वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही मुख्य वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं वह इसीलिए जिसमें इनकी वर्ण रुचिता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग के सौंदर्य की भावना और बढ़े। कि भाई कोई अलंकार है, मुख को कमल के समान सुंदर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कमल है वो परंपरागत रूप से श्रेष्ठ और सुंदर होता है। ठीक है, तो मुख को क्या है, कमल के साथ में, चांद के साथ में उसकी तुलना करने पर, उसके सादृश्य दिखाने पर, समानता दिखाने पर क्या है, मुख की जो श्रेष्ठता है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। कि मुख सुंदर तो है ही है, लेकिन कमल के समान सुंदर है, कमल से भी अधिक सुंदर है, मानो कमल है, कमल ही है इत्यादि कहने से क्या है, मुख की श्रेष्ठता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये सारे जो उपमान है दोस्तों क्या है, कमल में जैसे कोमलता रहती है, सुंदरता रहती है, ठीक है, खिला खिला रहता है, इसी प्रकार मुख के भी गुण है वो दिखाए गए हैं। मुख केवल यूँ कहते हैं सुंदर है, तो सुंदरता में क्या है हमारा भाव नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, जो कमल के समान कहने में आता है इत्यादि के योग के सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भेड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। शुक्ल जी कहते हैं कि भाई जो कमर का वर्णन है कि भाई नायिका की कमर है, उसकी तुलना है हिरणी की कमर से की जाती है। ठीक है, लेकिन यदि नायिका की तुलना कभी लोग भेड़ की कमर से या सिंगनी की कमर से करने लग जाएं तो दोस्तों क्या है, वो सौंदर्य की वृद्धि नहीं करेगा बल्कि सौंदर्य का घातक हो जाएगा। प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में, प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में इस कथन से कि है शोड़ित कलित कपाल यह किल का पालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्र बिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनहु कृमेलक पीठ पे धरो गोल घंटा लसट, यानी कि ऊंट की पीठ पे क्या है, कोई गोल घंटा है, वो सुंदर लग रहा है। दूर की सूझ चाहे प्रकट हो पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार का दोस्तों प्रयोग है वो कहाँ हुए, प्रयोगवाद में, और नई कविता में इस प्रकार के प्रयोग हैं वो देखने को मिलते हैं। पर जो लोग चमत्कार को ही काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहें चंद्रालोककार तो कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्या है, जयदेव की चंद्रालोक है वो क्या कहते हैं, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था वनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनौषण मनोलंकृति ही। यानी कि जो दोस्तों बिना अलंकारों के काव्य को स्वीकार कर सकता है तो वो तो कुछ भी स्वीकार कर सकता है। वो तो क्या है, कस्मादनुष्ण, वो तो क्या है, उष्ण अग्नि को भी क्या है, शीतल कह सकता है, जिसकी बात को कोई भी असौ न मन्यते, कोई भी दोस्तों नहीं मानेगा। कस्माद मान कोई भी, असौ न मन्यते उस बात को कोई भी नहीं मानेगा। तो इस प्रकार जिस प्रकार अग्नि को शीतल नहीं कहा जा सकता है उसी प्रकार अलंकारों से रहित काव्य को भी काव्य नहीं कहा जा सकता है। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत किया था, पर भामे, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी। तो भामे और उद्भट ने, इनमें से बहुत से आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों त्यों साध्य और साधनों की विभक्ति करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया।
रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, रस की ही प्रतिष्ठा है। ध्वनिकार जी ध्वनि के बाद में रस की ही, रस संप्रदाय की ही प्रतिष्ठा है वो हो गई थी। ये प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए। बस वर्ण्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। ये जो पंक्ति है दोस्तों, अभी यूजीसी नेट एग्जाम में आई थी, क्वेश्चन आया था कि कौन से जो कथन हैं, जो करा भी दिया है आपके चैनल पे है कि कौन से कथन है वो आचार्य शुक्ल के नहीं है। तो यहाँ से इस पन्ने में से आपके 3 कथन है वो आचार्य शुक्ल के दिए थे कि वर्ण्य वस्तु वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियाँ हैं। कहने के खास खास ढंग हैं, पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण्य वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। तो इनको क्या है, अलंकार नहीं माना है। स्वभावोक्ति को लेकर के कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं। जिस वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता, किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों, किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों, अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना दोस्तों रस निरूपण के माध्यम से ही हो सकती है, अलंकारों के माध्यम से नहीं। इसीलिए स्वभावोक्ति को आचार्य शुक्ल वो अलंकार नहीं मानते हैं। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण भी नहीं हो सका है। काव्य प्रकाश की कारिका, मम्मट का काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है, स्वभावोक्तिस्तु डिम्भावे स्वीक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालकों आदि की निज की क्रिया का रूप वर्णन हो। बालकों आदि की, स्वभावोक्तिषु डिम्भावे स्वीक्रिया रूप वर्णनम, बालकों आदि की निज की क्रिया का रूप वर्णन हो, वह स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं है, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन, सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलम्बन विभाव के अंतर्गत और उनकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीट कर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ला सकते। भाई, बालक की जो क्रिया होंगी वो तो क्या है, रस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, वात्सल्य रस के अंतर्गत आएंगी। उनमें क्या है, बालक कोई क्रिया कर रहा है स्वाभाविक रूप से, तो उसको हम क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार नहीं कह सकते, बल्कि वहाँ तो हम क्या कहेंगे, वात्सल्य रस कहेंगे। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्वकार, अलंकार सर्वस्व दोस्तों किसकी रचना है, राजानक रोय्यक की रचना है। राजानक रोय्यक कहते हैं, सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वद्वर्णनम स्वभावोक्ति, सूक्ष्म वस्तु के स्वभाव का यथानुसार वर्णन ही क्या है, स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है, नानावस्थम पदार्थम रूपम साक्षात् द्विवर्णवती स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याध्या सालंकृति यथा। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत शानदार काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी और इस निबंध के अंतर्गत भी मान जाता है कि वक्रोक्ति की कुंतक स्वभावोक्ति को अलंकार है वो किसने नहीं माना है। तो दोस्तों
कुंतक ने नहीं माना है। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लाद करके सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप खड़ा नहीं कर सकता। केशव के 25 पद्य ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं, शब्द साम्य के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। इनमें कोई सहृदय या भावुक काव्य ना कहेगा, इन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य ना कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभाकर शोभातिशाई आदि ही कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा में अतिशयता की वृद्धि करने वाले ही कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को अलमर्थ मलंकृतु अलमर्थं अलंकृतु भी कहते हैं, यानी कि पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ का शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो ये भी दोस्तों कथन है वो यूजीसी नेट में आया था। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर, किसी भाव या मार्मिक भावना के असंप्रक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। किसी भाव या मार्मिक भावना के असंप्रक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार विवेचन पहले ही हो चुका है। अलंकार है क्या? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे कि भाई कोई जो सुंदर सुंदर स्थल है, कि भाई वाटिका प्रसंग है वो वाल्मीकि रामायण में क्यों इतना अधिक सुंदर है, ठीक है, या फिर लक्ष्मण मूर्छा है वो क्यों अधिक इतना मार्मिक है। तो जो मार्मिक स्थल थे बड़े बड़े काव्यों में, वो उन्होंने क्या है खोज किए। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो विशेषताएं मालूम हुई उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले राजानक रोहियक ने किया। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, खतरनाक क्वेश्चन है। विकल्प अलंकार का सबसे पहले निरूपण है वो किसने किया? राजानक रोहियक ने। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीक स्थल हैं वे सब ढूंढ डाले गए, वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियां हो सकती हैं सब निरूपित हो गई, अथवा जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में ना जाने कितनी विचित्र वर्णन की प्रणालियां भरी पड़ी हैं जो ना निर्दिष्ट की गई हैं और ना जिनके कुछ नाम रखे गए हैं। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य ना देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वाले, तो दोस्तों इनको क्या कहा है उन्होंने? जो खुशामदी हैं, कविता पर अत्याचार करते हैं, कविता को क्या है अपात्रों का वर्णन करते हैं, पात्रों की क्या है निंदा करते हैं, तो उनको क्या कहा उन्होंने? तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के कि किन लोगों का जो हृदय है वो कविता के निवास के योग्य नहीं माना है? तुच्छ वृत्ति वाले लोगों का। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में सौंदर्य नहीं, सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस की झोंपड़ी, धूल मिट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में भी कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं। जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। ये पंक्ति भी पूछी गई थी। तो ये 3 पंक्तियाँ दोस्तों वस्तु वर्णन और वर्णन की प्रणालियाँ हैं वो क्या है अलग कर दी गई हैं। जो रूप जो सुंदर अर्थ को जो बढ़ाते नहीं है वे अलंकार नहीं है। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। कविता की आवश्यकता आज के समय में दोस्तों क्या है? जब आचार्य शुक्ल इस निबंध को लिख रहे हैं, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि वह संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है।
कि संसार की सभी जातियों में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सी कला पाई जाती है, वो दोस्तों किसी न किसी रूप में कविता पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा बंधा हुआ शेष सृष्टि के साथ अपने का हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर बना रहता है। इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली रहेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कविता को दोस्तों किसकी ज़रूरत है? मनुष्यों की ज़रूरत है। कविता ही मनुष्यों को स्वार्थ संबंधों से ऊपर उठा करके लोक सामान्य की भूमि पर अवस्थित करती है और जगत के विभिन्न मार्मिक रूपों का प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य की जो संवेदना है उसका स्पर्श करती है, उसका प्रसार करती है। उसके साथ में विभिन्न रूप व्यापारों के साथ में मनुष्य के हृदय का, मनुष्य के भावों का तादात्म्य स्थापित करती है। तो ये दोस्तों कविता की शक्ति है। तो कविता के बारे में दोस्तों आचार्य शुक्ल के बुद्धि का, हृदय का ऐसा मणिकांचन संयोग हमने देखा है जो अब तक दोस्तों इस पर इतना चिंतन, इतना मनन दोस्तों क्या है, अब तक अप्राप्य था। इस प्रकार का निबंध कविता आचार्य शुक्ल के श्रेष्ठ निबंधों में दोस्तों क्या है, कविता क्या निबंध है वो आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कविता क्या निबंध है वो कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो आपको दोस्तों पढ़ करके कैसा लगा है वो आप कमेंट में आप करके बताइएगा ज़रूर, जिससे कि थोड़ा क्या है उत्साहवर्धन मिलता है और हमें आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ बुलाने के लिए तत्परता मिलती है। तो अब आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों इस निबंध के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने दोस्तों बना करके प्रश्नोत्तर ये वो करवाई जाएगी, जिससे कि आपको इस निबंध से कोई भी क्वेश्चन है वो गलत होने का चांस नहीं रहे। जितने तरीके से, जितने स्तरों के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बना करके करवाऊँगा। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ मैं सीधे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।